दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हर वीडियो की तरह आज मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए फिर उपस्थित किया हूं दोस्तों आपके बीच में। ये बीए प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए राजनीति विज्ञानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का जो सेकंड पेपर है दोस्तों, इसमें आपका अध्याय 1 का दूसरा वीडियो है। 1950 के दशक से बदलते मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका टॉपिक रहेगा आज की। और सबसे बड़ी अहम भूमिका ये रहेगी आपके लिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये जो चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके इस पेपर में, क्योंकि पेपर में आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले होते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं इस तरीके से प्रश्न। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट के सारे वीडियो से, जो कि आपके पेपर में मार्गदर्शन होगा। और अच्छी बात यह है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपडेट करा रहा हूँ। इसमें हम आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे, इसके डिफरेंट क्या हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। सबसे अहम भूमिका इसमें ये निभाएगा कि आपको कितने से ज़्यादा कितने आप लोग आप अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और अंत तक ही ये चलता रहेगा। वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न इसी तरीके से आते हैं आपके पेपर में और इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अभी तक जिसने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं आपको आपके टॉपिक की ओर, यानी कि चैप्टर की ओर, कि किस तरीके से आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो इसी के साथ आप लोग लाइक भी करते रहिए साथ साथ, और अपने आप को अहम इम्पोर्टेंट समझते रहिए अपने आप के पेपर से। तो आपका प्रश्न रहा ये, 1950 के दशक से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में बदलते संबंधों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी छात्राएं एक बार हमारे चैनल से जुड़े और सारे अपने जो आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूँ, ये आपके लिए पेपर में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार आपका क्या है? आइए, आपको ये आपका हेडिंग हो गया मौलिक अधिकार। पाश्चात्य संविधानवाद में मौलिक अधिकारों की धारणा का उदय जनता, विशेषतः मध्यम वर्ग को शासक वर्ग की निरंकुशता से बचाने के लिए हुआ है, और भारत में भी इन अधिकारों को पृष्ठभूमि यही थी। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते समय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि जिस पृष्ठभूमि ने हमें अमेरिकी अधिकार पत्र को जन्म दिया था, उसके दिन अब लग चुके हैं तथा उसका स्थान कल्याणकारी राज्य की धारणा ले लिया गया। परंतु संविधान निर्माताओं का विचार था कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नहीं है। अपनी इस धारणा के अधिकार पर उन्होंने अधिकारों को दो भागों में बांटा है। कौन सा? वादयोग्य अधिकार और अवादयोग्य अधिकार। इस प्रकार का विभाजन संवैधानिक यानी कि परामर्शदाता BN राव के सुझाव के आधार पर किया गया था, लेकिन संविधान सभा के अनेक सदस्य इस प्रकार के विभाजन से सहमत नहीं थे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों विशेषतः कुंजरू, प्रमोद रंजन, ठाकुर सोमनाथ लहड़ी और RK सिधावा आदि ने विचार व्यक्त किया थे कि वादयोग्य और अवादयोग्य अधिकारों में विभेजन रेखा खींचना कठिन है, और रोजगार के अधिकार आदि अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ये रोजगार की जो अधिकार हैं, ये आपको मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान देना चाहिए। इनका ये मत था, जिससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का वास्तविक रूप से ही प्राप्ति की जा सके। मौलिक अधिकारों के मसविदे में आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति की टिप्पणी करते हुए विशंबर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि मताधिकार को छोड़कर संविधान के अंतर्गत गरीब आदमी का कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ। उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब मताधिकार को छोड़कर, यानी कि जो उनके मत का अधिकार है, मतलब जो जनता है हमारी, उनका जो मत का अधिकार है उसको छोड़कर संविधान के अंतर्गत, यानी कि संविधान के अंदर आने वाली सभी प्रकार का कोई
अधिकार उनका उपलब्ध नहीं हुआ। उनके कहने का मतलब ये था। अधिकार संबंधी मसविदे की इस आधार पर आलोचना की गई कि अधिकारों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस प्रकार का विचार कुंजरू, एच.बी. कामत, सोमनाथ लहिड़ी, बख्शी टेकचंद, महावीर त्यागी और अन्य अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए, लेकिन सरदार पटेल और एन.जी. रंगा आदि सदस्यों द्वारा इन प्रतिबंधों को औचित्यपूर्ण बताया गया। इन प्रतिबंधों का अधिकार बतलाते हुए श्री मुंशी संविधान सभा में कहा था कि सभा के अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए अधिक चिंतित हैं। इस दृष्टिकोण के आधार पर संविधान के 21वें अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दों के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर शब्दावली को अपनाया गया। यानी कि जो हमारे संविधान में 21वीं शताब्दी में कानून की उचित प्रक्रिया जो शब्द था, उसको उन्होंने बदलकर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर शब्दावली को अपनाया गया। मतलब ये इसको अपनाया गया। जिस अधिकार और धारा ने संविधान सभा में सबसे अधिक विवाद को जन्म दिया वह संपत्ति का अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद 31 था। 19 मार्च 1955 को संसद के चौथे संवैधानिक संशोधन पर डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का यह अंश उल्लेखनीय है। जब 31वें अनुच्छेद की रचना हो रही थी, उस समय कांग्रेस दल अपने भीतर इस तरह विभाजित था कि हम यह नहीं जानते थे कि हम क्या करें, उसमें क्या व्यवस्था करें और क्या व्यवस्था ना करें। उनकी जो राय थी वो इस तरीके से कुछ थी। अब संविधान सभा में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण व्यक्ति के आधार से संबंधित था, तो दूसरा सामाजिक हित से संबंधित। यानी कि जो संविधान सभा में व्यक्त किया गया था वो व्यक्ति के अनुसार था, वो था व्यक्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन जो दूसरा था और सामाजिक हित से संबंधित है कि उसके अधिकार और सामाजिक संबंध दोनों ही उसमें हित थे। संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था इस रूप में की गई कि इन दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित हो। इसके साथ ही इस विचार को अपनाया गया कि अंतिम विश्लेषण में संतुलन स्थापित करने वाला यही सत्ता का निवास प्रभुत्वपूर्ण विधानमंडल में ही होना चाहिए। न्यायपालिका ब्यौरे की जांच करे किंतु मूल सिद्धांतों की नहीं। यानी कि न्यायपालिका जो है वो ब्यौरे की जांच करे और मुख्य इसमें क्या मूल सिद्धांत को नहीं जांच करेगी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों विशेषतः काजी सैयद करीमुद्दीन, हरविष्णु कामत, प्रोफेसर नसीरुद्दीन और के.टी. शाह आदि ने इस बात पर बल दिया कि इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इसी बात को ध्यान रखते हुए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि शीर्षक में निर्देशक के स्थान पर मौलिक शब्द का प्रयोग किया जाए। यानी कि उसमें जो शीर्षक था उसमें निर्देशक के स्थान पे हमें मौलिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य सदस्यों को इस द्वारा इस प्रकार के संशोधन और उनके पीछे भावनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मौलिक शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि मौलिक शब्द का प्रयोग न करते हुए भी इन राज्य व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों के रूप में मान्यता प्रदान की है। द्वितीय क्या थी इनकी? इन्होंने पहले में आपको यह बताया था कि मौलिक, और द्वितीय में आपको बता रहे हैं सिद्धांत जो था इनका वो प्रयोजन आने वाली व्यवस्थापिकाओं और कार्यपालिकाओं का निर्देश देना ही है और इस दृष्टि से निर्देशक शब्द ही उचित है। इन तत्वों को उद्देश्य आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति ही कहा जा सकता है, लेकिन इस संबंध में की गई समस्त व्यवस्था में स्पष्टता को अपनाने की बजाय अस्पष्टता का बनाए रखना ही उचित समझा गया। उदाहरण के लिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के संबंध में 3 वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की थी, लेकिन अंतिम रूप में टी कृष्णमाचारी आदि के विचार को अपनाया गया। समय सीमा की आवश्यकता नहीं है और पृथक्करण के विचार की अभिव्यक्ति मात्र ही पर्याप्त है। संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने एक समान नागरिकता संहिता पर आपत्ति की थी और कहा था कि इससे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर चोट पहुंची है। श्री मुंशी ने इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पहले से ही मान्यता दे रखी है और यह व्यवस्था
उसके ही अनुकूल है। संविधान के प्रारूप गांधीवादी आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया गया है था। इस अभाव की पूर्ति ग्राम पंचायतों, कुटीर उद्योगों, नशाबंदी एवं कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांतों में करते हुए की गई। नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान निर्माताओं ने जनता के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की और इस प्रकार उन्होंने समाजवादी आदर्शों में अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन वस्तुतः उनमें समाजवादी आदर्शों की अपेक्षा उदारवादी आदर्शों की प्रबलता थी और इसी कारण इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अवादोग्य स्थिति ही प्रदान की गई। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, बहुदलीय राजनीति के उद्गमन ने किस प्रकार प्रधानमंत्री के पद को प्रभावित किए हैं। बहुदलीय राजनीति और प्रधानमंत्री। भारत में सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने प्रधानमंत्री काल को मंत्रिमंडलीय भूमिका से ही प्रारंभ किया। धीरे धीरे राजनीतिक स्थितियों को सुधार, सत्ता के विस्तार एवं पक्ष के परिवर्तित स्थितियों के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका को उत्तरोत्तर विकसित किया था। नेहरू, श्रीमती गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वाह करने लग गए थे, जबकि शास्त्री, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और इंद्रजाल गुजराल उस भूमिका तक पहुंच ही नहीं सके। प्रधानमंत्री ये भूमिका से प्रधानमंत्री समस्त शक्तियों और कार्यों का केंद्र बिंदु होता है। समस्त संवैधानिक एवं अतिरिक्त संवैधानिक उप संरचनाएँ उसके चारों ओर संकेंद्रित होती हैं। कैबिनेट सरकार की भांति प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं होता है, बल्कि वह कैबिनेट मेहराब पर आधारशिला होता है, मतलब उसके ऊपर निर्धारित होता है। आज बहुदलीय राजनीति के कारण मिलीजुली सरकारों का अस्तित्व उभर रहा है। गठबंधन की राजनीति दिखाई दे रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री का पद उतना सबल नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि साठगांठ की राजनीति का प्रभाव प्रधानमंत्री पद पर भी पड़ा है। क्योंकि जो बहुदलीय होता था, यानी कि जो एकजुटता हो गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निर्भर कर रही हैं आज के, जिसमें प्रधानमंत्री की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आया है। बहुदलीय प्रथाओं के उभरने से प्रधानमंत्री के एक छत्र साम्राज्य पर थोड़ा खतरा झलकता प्रतीत हो रहा था। यानी कि यहाँ पे जो हमने आपको पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। परंतु लोकतंत्र के लिए यह एक स्वस्थ स्थिति को भी लाने वाला तत्व बन सकता है। अभी भी बहुदलीय राजनीति के बावजूद प्रधानमंत्री का दल में स्थित और उसका व्यक्तित्व आवश्यक उसकी कार्यप्रणाली पर पर्याप्त असर डालता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की जो कार्यपालिकाएँ थी उस पर मैंने आपको बल दिया और आपको बहुदलीय राजनीति में प्रधानमंत्री की जो इसमें प्रभावित हुए हैं, यानी कि उसमें प्रभावित हुआ है उनके पद को, वो आपको मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताया। इस तरीके से दोस्तों सारे आपको एक एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा और बढ़िया क्वेश्चन के साथ लेके आऊँगा आपको, क्योंकि हमारे चैनल को AK स्टडी नोट्स को कभी मत भूलिए और आप पेपर तक बने रहें और अपने आप को अच्छे से पढ़िए और अपने आप से क्रिएट करते रहिए। इसके साथ दोस्तों जय हिंद।